बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लेक्चर नंबर 18 में हम लोग फर्स्ट एवोल्यूशन मेथड और सेकंड एवोल्यूशन मेथड की स्टडी करेंगे। तो व्यूअर, फर्स्ट एवोल्यूशन मेथड में आप लोग ये जानते हैं कि जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, लिमिट इसकी साथ दी हुई होती हैं। तो हम ये करते हैं कि पहले इसको इंटीग्रेट करके फिर अपर लिमिट पुट करते हैं और लोअर लिमिट पुट करते हैं। इसको फास्ट एवोल्यूशन मेथड कहते हैं। यहाँ पे 4 एग्जांपल दी हुई हैं फर्स्ट एवोल्यूशन मेथड की। आप देख रहे हैं कि ये जी स्क्वायर है, 0 to 1 प्लस आयोटा है। इसको इंटीग्रेट करें तो हमें पता है कि जी स्क्वायर की इंटीग्रेशन इसमें 1 ऐड भी करें, उसी से डिवाइड करें और ये बन जाती है। अब हमने इसमें अपर लिमिट पुट करनी है और फिर लोअर लिमिट पुट करनी है और उसको सिंप्लीफाई किया तो ये रिज़ल्ट आ गया। सेम ऐसे ही हम बाकी वैल्यूज़ को भी इंटीग्रेट किया गया है। अगर आपको इन चारों एग्जांपल में कोई मसला है तो लेक्चर को यहीं रोकें और इनको तवज्जो से देखें, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है। तो ये हमारा था फर्स्ट एवोल्यूशन मेथड। अभी हम यहाँ पे मैं एग्जांपल 4 को थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लूँ। यहाँ पे हेयर डी इज़ द कॉम्प्लेक्स प्लेन विदाउट ज़ीरो एंड द नेगेटिव रियल एक्सिस वेयर natural log of z is not analytic, obviously d is simply connected domain। यहाँ पे हमारे पास जो है नेचुरल लॉग ऑफ z जो है कैपिटल, ये जो है ये हमारे पास एनालिटिक नहीं है। आपको एनालिटिक चेक करने का तरीका तो आपको पता है। बाय द वे हमारा जो आंसर है वो ये है और इसको ये सिंप्लीफाई किया गया है। तो फर्स्ट एवोल्यूशन मेथड आपने देखा, जो कि आपने सिंपल इंटीग्रेशन में पहले से इससे वाकफ़ थे। अब हम चलते हैं सेकंड एवोल्यूशन मेथड पे। अच्छा, तो इसमें हमारे पास है द मेथड इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनालिटिकल फंक्शन। ये एनालिटिकल फंक्शन इसमें रिस्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब ये कि एनालिटिकल फंक्शन का आना ज़रूरी नहीं है इंटीग्रेशन के लिए इस सेकंड केस में। तो दोस्तों, मैं अभी शायद भूल गया हूँ कि आपको ये बताना कि ये थ्योरम नंबर 2 है। थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट बताना कि जो फास्ट एवोल्यूशन मेथड है उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसको देख लें आप। पहले ये देखें, थ्योरम 1 है। इसमें है कि थ्योरम 1 में आप लोग देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास है यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रल और एनालिटिकल फंक्शन ऑफ एनालिटिकल फंक्शन, यानी कि जो फास्ट मेथड है, यानी कि हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो पुट करते हैं ये मेथड है। लेकिन ये कब यूज़ होता है, आप इसको देखें। लेट एफ ऑफ जी बी एनालिटिक। पहली बात ये है कि एफ ऑफ जी जो है वो एनालिटिक होना चाहिए इन अ सिंपल कनेक्टेड डोमेन डी, और वो सिंपल कनेक्टेड डोमेन होनी चाहिए। तो देन देयर एग्जिस्ट आ इनडेफिनेट इंटीग्रल, फिर ये चीज़ होगी। सिंपली ये चीज़ तब अप्लाई होता है जब एफ ऑफ जी में दो खूबियाँ हों, एक ये एनालिटिक हो और दूसरा ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन हो। अब हम सेकेंड एवोल्यूशन मेथड और इस थ्योरम में फ़र्क करते हैं। तो हमें यहाँ से पता है चला, देखें यहाँ पे थ्योरम नंबर 2 में लेट सी बी या पीस बाय स्मूथ पाथ। जो सी है वो पीस बाय स्मूथ पाथ है, और दूसरे नंबर पे है रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन एंड एफ ऑफ जी इज़ कंटिन्यू फंक्शन ऑन सी, और एफ ऑफ जी जो है वो कंटिन्यू फंक्शन है। यानी यहाँ पे उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि ये कंटिन्यू है, वो एनालिटिक था, और दूसरे नंबर पे ये था कि ये जो है ये पीस बाय स्मूथ पाथ है इसमें। तो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, ये देखें। ए टू बी मीन सी की वैल्यू हमने पुट कर दी ए टू बी। एफ ऑफ जी को हमने लिख दिया एफ ऑफ जी को इसकी जगह एफ ऑफ जी ऑफ टी इंटू जेड डॉट ऑफ टी, यानी कि हमने जेड डॉट डेल्टा डी जी ओवर डी टी को ये लिख दिया। यानी आप ये समझ लें कि हमने कुछ सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। तो सिंपल हमने एफ ऑफ जी और डी जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये हमारे पास आ गई, यानी कि इन टर्म ऑफ एफ ऑफ जी को इन टर्म ऑफ टी में कन्वर्ट कर दिया और फिर सिंप्लीफाई किया। लेट्स मूव ऑन दिस वन। अब स्टेप क्या क्या हैं जो थ्योरम 2 के हैं। पहली बात ये कि रिप्रेजेंट द पाथ सी इन द फॉर्म, यानी कि सबसे पहले हम उसे टी यानी कि जी से किसी और पैरामीटर की फॉर्म में लेके गए हैं, जैसे टी की फॉर्म में लेके आए हैं। कैलकुलेट द डेरिवेटिव, फिर हम उनके डेरिवेटिव लेते हैं। सब्स्टिट्यूट जी टी फॉर एवरी जी एफ ऑफ जी, फिर हमने वहाँ पे वैल्यू पुट की और इंटीग्रेट कर दिया। तो आपने इसके स्टेप समझ लिए होंगे। पहला स्टेप हम ये करते हैं
कि हम यहाँ पे जैसे आप सब्स्टिट्यूशन में करते होते हैं एफ ऑफ जी को इन टर्म ऑफ टी लिखते हैं और सारी की सारी वैल्यू जो डी जी वगैरह में थी उसको टी की फॉर्म में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट कर देते हैं। ये नंबर टू जो थ्योरम था उसके स्टेप्स थे। अब सम इसमें एग्जांपल्स हैं और इनके बेसिक रूल हैं तो इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, थोड़ी देर में हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखें, ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है हमने इस फॉर्म में इसको लिख लिया, ये लिखा। अब एफ ऑफ जी जो है उसकी वैल्यू पुट की है और जो जेड प्राइम है ऑफ टी है उसकी वैल्यू पुट की है और डी टी लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसे सिंपली आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, आयोटा कॉमन ले लिया, अलहदा से इसको इंटीग्रेट किया तो ये सेपरेट दो पार्ट बन गए हैं। अब हमारे पास है यहाँ पे, अब हम प्रीवियस जो 7 और 8 में हमने पढ़ा था कि ये भी रियल वैल्यू है यू वी भी, तो इसके इंटीग्रेट करना और आयोटा चूँकि कॉमन आ गया है तो पॉसिबल है। तो यहाँ पे अब जो स्टेप हैं थ्योरम 2 के, सबसे पहले ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अब इस प्रॉब्लम की तरफ आते हैं जो प्रॉब्लम नंबर 11 है, इसमें क्या कह रहा है। अब एग्जांपल नंबर जो 5 है इसमें देखें, अब बेसिक रिजल्ट है इंटीग्रल ऑफ 1/z अराउंड द यूनिट सर्कल। अब यूनिट सर्कल में यानी कि हमने 1/z को इंटीग्रेट करना है। 1/z dz यूनिट सर्कल 0 से लेके 2 पाई इसकी लिमिट है। हल करें तो आंसर ये आता है 2 पाई आयोटा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है। इसको देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सोल्यूशन में, वी मे रिप्रेजेंट द यूनिट सर्कल जो है ये फिगर को बता रहा है। फ़िलहाल आप इसको देखें, हमने क्या किया, z को कन्वर्ट कर रहे हैं इन टर्म ऑफ t। यहाँ पे z था, इन टर्म ऑफ t करेंगे तो ये बन जाएगा cos t प्लस आयोटा sin t, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर आयोटा t, ये लिख लिया। अब पहला स्टेप क्या होता है, हमें चूँकि z तो पता है, अब हमें डी जेड विद रिस्पेक्ट टू टी चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि हमें जेड डॉट हमने ये निकाल लिया और एफ ऑफ जी टी जो है वो हमारे पास आ गया 1/z, यानी कि वही जो हमारे पास ये है ना, एफ ऑफ जी जो है वो 1/z था, तो अब हमने इसे 1/zt लिख दिया। ये सारी वैल्यू यहाँ जाके हमने इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी और यानी कि हमने सब्स्टिट्यूशन लगा दी है। अब ये पूरा प्रॉब्लम हमारा टी की फॉर्म में चला गया है। अब हमने आयोटा ले लिया कॉमन और यहाँ पे आया 1 की जो इंटीग्रेशन आएगी टी, तो अपर लिमिट पुट की 2 पाई और लोअर लिमिट 0 थी तो यह आ गया 2 पाई आयोटा। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने जो थ्योरम 1 और थ्योरम 2 में डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पे है चेक दिस रिजल्ट बाय यूजिंग ZT इक्वल टू दिस वन। इस तरीके से हमने इसको चेक किया है। सिंपल कनेक्टेडनेस इज़ एसेंशियल इन थ्योरम 1, यानी कि थ्योरम 1 में हमने कहा था कि वो उसका कनेक्टेडनेस लाजमी है, यानी कि उसको कनेक्टेड आना चाहिए। इक्वेशन 9 इन थ्योरम 1 जो थ्योरम 1 की है, गिव 0 फॉर एनी क्लोज पाथ बिकॉज देन, वो कहता है कि चूँकि जो थ्योरम 1 है उसके मुताबिक इसका आंसर जो है वो 0 आ रहा है। देन z1 इक्वल टू z0 सो दैट, क्योंकि उसमें देखें ना अपर और लोअर लिमिट वही आ रही है, यानी कि जहाँ से हमने चलना शुरू किया था ख़त्म भी वहीं पे किया है 0 to 2 पाई। तो चूँकि हमारे पास वैल्यू वही आती है 0 डिग्री पे और 360 पे, सो दैट एफ ऑफ z1 इक्वल टू दिस, नाउ यहाँ तक ये आता है। यानी हम थ्योरम 1 की बात करें तो आंसर 0 आ रहा है। नाउ 1/z इज़ नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू 0। अब हम ये कहते हैं कि z इक्वल टू 0 के ऊपर ये एनालिटिक नहीं है। कैसे एनालिटिक नहीं है, अब देखें यहाँ पे z की जगह हम इसमें 0 पुट करें तो अनडिफाइन हो रहा है। बट एनी सिंपल कनेक्टेड डोमेन कंसिस्टिंग द यूनिट सर्कल मस्ट कंटेन z इक्वल टू 0 सो द थ्योरम 1 डज नॉट अप्लाई। यहाँ पे हम कहते हैं चूँकि अगर कनेक्टेडनेस के लिए हमें पता है कि सारी की सारी वैल्यू मौजूद होनी चाहिए, यानी 0 भी इंक्लूड होना चाहिए। यानी हम बात कर रहे हैं थ्योरम 1 की, और थ्योरम 1 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वो तब अप्लाई होता है, यानी कि जब हम अपर और लोअर लिमिट तभी अप्लाई कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स के ऊपर
जब वो कनेक्टेड हो। कनेक्टेड मीन के जो पॉइंट दिए हुए हों 0 से 2 पाई, उसमें 0 भी इंक्लूड हो, 2 पाई तक की सारी वैल्यू इंक्लूड हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसको 0 पुट कर दें तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाता है, और इन्फिनिटी आने की सूरत में हम कहते हैं कि ये यानी यहाँ पे डायरेक्ट से जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उस केस में ये एनालिटिक नहीं रहता। इसलिए थ्योरम 1 इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो हमने जो है थ्योरम 2 का यूज़ किया। थ्योरम 2 में हमने इसकी जगह z को रिप्लेस कर दिया है इन फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन कन्वर्ट करके, फिर सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया। होप्स हो कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब इस पॉइंट को अगर आप देखें यहाँ पे, इट इज़ नॉट इनफ दैट 1/z इज़ एनालिटिक इन एनुलस। अब यहाँ पे वो एक तो सर्कल है और ये जो है ये एनालिटिक है इन एनुलस। एनुलस में देखें ना, उसमें z की वैल्यू 0 नहीं है। अब 0 उसके अंदर इंक्लूड ही नहीं है। तो बिकॉज एन एनुलस इज़ नॉट सिंपली कनेक्टेड, तो यहाँ पे इट इज़ नॉट इनफ दैट, ये काफ़ी नहीं है कि 1/z इज़ एनालिटिक इन द एनुलस, के 1/z जो है वो एनालिटिक है एनुलस में से, चूँकि ये इसके अंदर वैल्यू आती है। और ये कनेक्टेड क्यों नहीं है, कि जो एनुलस है कनेक्टेड इसलिए नहीं है, अगर एनुलस जो होता है वहाँ पे दो डिस्क के दरमियान में जो जगह बनती है वो तो है, जैसे आप सीडी देखते हैं और सीडी के दरमियान में एक सुराख है, तो देखें सुराख के अंदर जो पॉइंट आते हैं वो तो शामिल ही नहीं है, तो वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, मतलब दरमियान में खाली जगह आ रही है। तो अगर हम कनेक्टेडनेस की बात खाली सीडी के आता करें तो फिर तो है, लेकिन अगर उसको सर्कल के अंदर ला के हम देखें कि उसके कुछ पॉइंट मिस हो रहे हैं, सेंटर वाली जगह नहीं है, तो ये जो है हम कहते हैं कि वो कनेक्टेड नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, जो चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत ही एसेंशियल हैं, और इस स्टडी में आप लोगों ने तरतीब से लेक्चर को लेके चलना है। जिसकी समझ आती है वो भी ठीक है, अगर समझ नहीं आती तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चूँकि आप नेक्स्ट जो आप चलेंगे और आप अपने स्टडी लेवल में वो सारी चीज़ें सीख लेंगे जो आपको चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इसमें हम एग्जांपल नंबर 6 को पहले डिस्कस करेंगे।